है वो सारे के सारे फ्रूट्स मुझे दे दो। वही लू फेंग की बात सुनते ही वो जो एल्डर होते हैं वो सारे के सारे फ्रूट काफी ज्यादा इज्जत के साथ लू फेंग को दे देता है एंड वो लू फेंग के साथ एक भी चू तड़ाका नहीं करते। उन एल्डर को डर था कि अगर उन एल्डर ने थोड़ी सी भी बकचोदी की लू फेंग के सामने तो लू फेंग अपनी एक उंगली के मूवमेंट के साथ इस एल्डर को जगह पे ही पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। एंड इस मिशन को कंप्लीट करने से उस बुड्ढे को उस यानी कि उस एल्डर को कुछ मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आज वो लू फेंग के सामने नहीं झुकता है तो वो अपनी जान से हाथ धो के बैठेगा। वही जैसे जो बुड्ढा होता है वो लू फेंग को फ्रूट दे देता है। चारों तरफ से जो लू फेंग का डोमेन होता है वो धीरे धीरे करके गायब होने लग जाता है एंड कुछ सेकंड्स के बाद जो लू फेंग का ब्लैक रिवर वर्ल्ड होता है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। इवन लू फेंग भी यहाँ से गायब हो चुका था। लू फेंग के यहाँ से जाने के बाद वो जो ग्रे रॉक वाला एल्डर होता है वो एक लंबी सांस लेता है एंड मन ही मन सोचता है कि जो ग्रेट सेंट लू है ये सही में काफी ज्यादा दयालु किस्म के इंसान है। ये बंदा चाहता तो ये मुझे मार सकता था लेकिन इसने फ्रूट लेके मुझे छोड़ दिया। ये काफी ज्यादा अच्छा बंदा था। लू फेंग था उसने डिसाइड किया था वो काफी ज्यादा लार्ज नंबर के अंदर चोरियां करने वाला है यानी कि काफी ज्यादा लार्ज नंबर के अंदर इन सारे के सारे मिशन को हंट करने वाला है। तो फालतू में इतने सारे लोगों को मार के क्या ही फायदा। एंड वैसे भी लू फेंग उनमें से नहीं है जो लोग मासूम लोगों को बिना किसी रीजन के मारते हैं। एंड वैसे भी इतने सारे लोगों को मारने के बाद जो लू फेंग का दिमाग है वही पल्यूट होने वाला था। एंड जो लू फेंग था वो कर्मा के ऊपर भी बिलीव रखता था। साथ ही सारे के सारे जो चौजलम के वॉरियर्स है इन सारे लोगों के भी कनेक्शन होते हैं जैसे कि कुछ गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स के साथ या फिर कुछ गॉड किंग लेवल के डिसाइपल होते हैं। सो इन लोगों को मारने के साथ जो लू फेंग है वो अपनी दुश्मन ज्यादा बढ़ाते रहेगा। एंड जब लू फेंग इवन गॉड किंग लेवल के ऊपर भी ब्रेक थ्रू करेगा तो उसके काफी सारे दुश्मन होंगे। इसलिए लू फेंग काफी शांति से चोरी करना चाहता था। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को थंडर किंगडम के ऊपर एक सेक्रेट लैंड के ऊपर गॉड किंग लेवल का वॉरियर देखने के लिए मिलता है। उसने डीप पर्पल कलर के कपड़े पहन के रखे हुए थे क्योंकि काफी सारे मल्टीपल अफेयर्स को मैनेज करता था। इन बाउंड्री सिटीज के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि जो लू फेंग है उसने इस बार अपना कदम आगे उठाया एंड उसने उन 8 प्रॉस फ्रूट्स को चोरी किया है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि लू फेंग ने इन सारे फ्रूट्स को सीज किया था एंड इन हेवनली ट्रेजर्स को लिया था। इसलिए जो गॉड किंग होता है ये ज्यादा टेंशन नहीं लेता एंड ये स्माइल कर देता है। सोचता है कि मे बी वो जो प्रॉस फ्रूट है वो लू फेंग के शायद किसी न किसी काम के होंगे। इसलिए लू फेंग ने खुद आके पर्सनली आके उन सारी चीजों को सीज कर लिया। वैसे भी लू फेंग इतना पावरफुल है अगर कोई इसे रोकना भी चाहे तो कोई इसे रोक नहीं सकता। एंड वैसे भी ये जो बॉर्डर एरिया है काफी ज्यादा लंबा चौड़ा था एंड हर एपॉक्स के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई हेवनली ट्रेजर आता रहता था। जो बंदा है ये अगले चांस के लिए वेट करने लग जाता है कि कब अगली बार कोई हेवनली ट्रेजर आएगा एंड फिर वो अपनी तरफ से कुछ लोगों को भेजेगा। लेकिन ऐसे ही करके सेकंड टाइम भी जो लू फेंग होता है वो उसका ट्रेजर उठा लेता है फिर भी वो ज्यादा सोचता नहीं है। एंड थर्ड टाइम भी जो लू फेंग है वो उसके हेवनली ट्रेजर को सीज कर लेता है। यानी कि जब जब इस पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिलती थी हेवनली ट्रेजर की एंड जैसे ही ये अपने किंगडम के अंदर से लोगों को भेजते थे उस ट्रेजर के लिए तब जो लू फेंग होता था वो आके इनके हेवनली ट्रेजर को सीज कर लेता था। अभी तक भी लोगों को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन तभी लू फेंग को एक न्यूज मिलती है कि जो लियोन मार्किस है वो मारा जा चुका है। ऐसी लू फेंग को ये न्यूज मिलती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जो लियोन मार्किस है वो आखिर कैसे मर सकता है। लियोन मार्किस को होप करता हूँ कि आप सभी लोग भी नहीं भूले होंगे। लियोन मार्किस वो फर्स्ट चौजलम का वॉरियर था जिसके साथ लू फेंग ने फाइट की थी जीजोंग हाउ के साथ मिलके हुआंग सिटी के अंदर। एंड इस बंदे के साथ लू फेंग की काफी सारी पर्सनल दुश्मनी थी। उस टाइम जो लू फेंग था वो इतना पावरफुल नहीं था इसलिए लू फेंग ने इस बंदे के साथ फाइट नहीं की थी। लू फेंग ने माइंड के अंदर इस बंदे को ऑलरेडी अपने वांटेड लिस्ट के अंदर रखा था। अचानक से आज ये बंदा मर गया एंड साथ ही साथ इसकी जितने भी कोर मेंबर्स या फिर इसकी जितनी भी फैमिली थी वो सारी की सारी एक ही साथ गायब हो चुकी थी। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो लू फेंग को यांग फेंग एशियन किंगडम की तरफ मिली थी क्योंकि जो लियोन मार्किस है उनका कर्मा यानी कि उनका ऑरा या फिर उनके जो कॉज एंड इफेक्ट ऑर्डर है वो पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। यानी कि ये बंदा पूरी तरीके से मर चुका है। इसका मतलब इस बंदे ने अपने आप को रिकॉग्नेट किया है। बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि हमारे मास्टर जाओ शेंकी ने अपने आप को रिकॉग्नेट किया था जब वो काफी ज्यादा मुसीबत के अंदर थे तो उन्होंने खुद अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लिया था यानी कि रिकॉग्नेट कर लिया था। अगर ये लोग खुद चाहे तो अपने आप को रिकॉग्नेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा बस उनकी बॉडी खत्म होगी लेकिन उनके पास एक चांस रहता है कि वो वापस से जिंदा हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामने वाला बंदा इन लोगों को मार दे इनको रिकॉग्नेट करने का मौका ही ना दे ये हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे। इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। जो लियोन मार्किस था उसे ऑलरेडी पता था कि जो लू फेंग है वो बस इसे कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर रहा है। जब लू फेंग पूरी तरीके से श्योर हो जाएगा कि वो उसे मार सके तो वो इस बंदे को मारने से पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेगा। एंड इससे पहले कि जो लू फेंग है वो गॉड किंग लेवल के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू करे इस बंदे ने अपने आप को रिकॉग्नेट कर लिया क्योंकि यही इकलौता तरीका था जिसके थ्रू वो लू फेंग से अपनी सारी की सारी दुश्मनियां खत्म कर सकता था। कि अपने आप को रिकॉग्नेट करना है कि रिबॉर्न करना एक न्यू आइडेंटिटी के साथ। न्यू आइडेंटिटी का मतलब नए लोग नए दुश्मन नए दोस्त। एंड इस तरीके से लू फेंग के साथ हमेशा हमेशा के लिए उसका पत्ता कट हो जाएगा। जो लू फेंग होता है वो मन ही मन सोचता है इस बंदे ने अपने आप को इस वक्त क्यों रिकॉग्नेट किया। मैंने सोच के रखा था जैसे ही मैं अल्टीमेट रियलम ऑफ गॉड किंग लेवल के ऊपर पहुंचूंगा या फिर गॉड किंग रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू करूंगा मैं इस बंदे को सबक सिखाने जरूर जाऊंगा। लू फेंग लियोन मार्किस को काफी सारी रीजंस की वजह से मारना चाहता था
पहला रीजन था कि जो लू फैंग का सबसे पहला दोस्त था इस पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर, यानी कि शेंग टियानियान, जो टियानियान था लू फैंग का दोस्त, वो लियोन मार्किस के द्वारा ही मारा गया था। एंड तब लू फैंग को काफी ज्यादा बुरा लगा था। लू फैंग ने जितने भी लियोन मार्किस के सबऑर्डिनेट्स थे एंड उनके जो डिसाइपल थे उन सभी को मार दिया था। लेकिन लू फैंग होपफुली इतना पावरफुल नहीं था कि वो लियोन मार्किस का कुछ उखाड़ सके। लेकिन फाइनली जो लू फैंग था वो कुछ टाइम के बाद इतना पावरफुल बनने वाला था। लेकिन किसने सोचा था कि जो लियोन मार्किस है ये अपने आप को पहले ही पूरी तरीके से मार देगा। और लू फैंग को ये सब चीजें पहले पता होती तो लू फैंग होता वो अपनी लियोन टेक्निक की मदद से इस बंदे को पहले ही मार देता। यानी कि स्टिल अभी भी लू फैंग इतना पावरफुल था कि वो लियोन मार्किस को पूरी तरीके से मार सकता था। लेकिन स्टिल वो वेट कर रहा था कि वो गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करेगा तो वो आराम से इस बंदे के साथ डील करेगा। सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को थंडर माउंटेन का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे वही गॉड किंग पर्पल रॉक वाला वो काफी ज्यादा गुस्से में देखने के लिए मिल सकता था। उसके फेस के ऊपर काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन देखने के लिए मिल सकते थे। लू फैंग ने फर्स्ट टाइम हेवनली ट्रेजर को सीज किया था बाउंड्रीज के ऊपर से, तो ये जो बंदा था ये स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो लू फैंग है ये मे बी उसकी कोई नीड होगी। लेकिन ये धीरे धीरे करके सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था। एंड जैसे जैसे ये बढ़ते बढ़ते 7th, 8th और 9th टाइम तक हो गया, इस बंदे को धीरे धीरे करके इस बात की गहराई समझने आने लग गई, यानी कि सीरियसनेस समझने आने लग गई। तो ये कोई नॉर्मल मैटर नहीं रह गया था क्योंकि हेवनली ट्रेजर इतने भी ज्यादा जल्दी नहीं उगते थे, उनको उगने में लगभग एपॉक्स का टाइम लग जाता था। ऐसे अगर लू फैंग हर एक हेवनली ट्रेजर को सीज करता रहेगा तो इन लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे ही टाइम बीतता है, लू फैंग लगभग 15 बार हेवनली ट्रेजर्स को सीज कर चुका था। एंड ये बंदा काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि इन 15 ट्रेजर्स की जो कीमत थी वो लगभग हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेरिट पॉइंट्स थी। जो गॉड किंग लेवल का वॉरियर था ये समझ चुका था इस बात की प्रॉब्लम्स को। बातों की गहराई को समझते हुए ये जो गॉड किंग लेवल का वॉरियर होता है वो तुरंत अपने हायर अथॉरिटीज यानी कि अपने एंसेस्टर के पास चले जाता है इस चीज को रिपोर्ट करने के लिए। वही सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को एक बहुत बड़ा हेवनली पैलेस देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर हम लोगों को एक मोनार्क देखने के लिए मिल सकता था एंड उसके नीचे 9 गॉड किंग लेवल के वॉरियर जो कि अपना सर झुका के खड़े थे। जो मोनार्क होता है वो इन लोगों की तरफ हाथ वेव करता है एंड इन सभी लोगों को बैठने का आदेश देता है। ये जो बंदा था ये एक्चुअल में करंट रूलर था पूरे के पूरे थंडर एशियन किंगडम का एंड इसका नाम था मोनार्क ली जाओ, जो कि 9 रूलर्स को मैनेज करता था थंडर एशियन किंगडम के। थंडर किंगडम के अंदर भी ये जो ग्रुप्स थे ये 2 फैक्शंस के अंदर बटे हुए थे। वो ग्रुप था जो कि हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करता था कि इन्हीं लोगों की ब्लड लाइन लीनियज थी क्योंकि इसी पाथ के थ्रू हमारे थंडर एंसेस्टर भी चले थे। इसे देखा जाए तो ये जो पाथ था ये जितना था आसान लगता था ये उतना ही ज्यादा मुश्किल भी था। थंडर एंसेस्टर की मदद लेके भी कुल मिला के 3 ही मोनार्क से जो कि थंडर हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट कर पाए थे। वही 9 में से जो बाकी के 6 मोनार्क थे वो बाकी के डिफरेंट हुनियान ब्लड लाइन्स का इस्तेमाल करते थे। एंड वैसे देखा जाए तो इन लोगों के पास 9 नहीं कुल मिला के 12 मोनार्क्स थे। इन 12 में से जो 3 मोनार्क्स है वो पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करके एंड उन्हें अभी भी प्रिज्म के अंदर रखा गया है। अगर वो जल्दी अपने ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं पाते तो उनको मार दिया जाएगा। सिस्टर बाकी के सबऑर्डिनेट्स की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को करंट सिचुएशन के बारे में पता है तो चलो डिस्कस करते हैं कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे सोल्यूशन पा सकते हैं। इसके बाद एक सबऑर्डिनेट कहता है कि जो बॉर्डर है इन 2 एशियन किंगडम के बीच में काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है एंड इसके अंदर काफी सारे हेवनली ट्रेजर्स आते हैं जो कि मैच्योर होते हैं। पिछले कुछ टाइम से जितने भी हेवनली ट्रेजर आए वो सारे के सारे लोहे के द्वारा सीज कर लिए गए। जो बंदा इस चीज के बारे में बोल रहा था वो काफी ज्यादा गुस्से में देखने के लिए मिल सकता था, इसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। वैसे भी गाइस ये जो थंडर एशियन किंगडम वाले लोग होते हैं सारे के सारे काफी ज्यादा गुस्सेल होता है। कोई 4 से 5 बार इन सब चीजों को कोइंसिडेंस समझ सकता है लेकिन लगभग लोग 15 बार लू फैंग ने चोरी की थी क्योंकि डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस नहीं था। लू फैंग ये सारी चीजें जितनी भी कर रहा था ये जानबूझ के कर रहा था, ये सब चीजें भी ये लोग समझ चुके थे। यही सारी चीजें कुछ और एपॉक्स तक चलती रही, मतलब कुछ 100 एपॉक्स तक चलती रही तो इस जमीन के ऊपर उगने वाले जितने भी हेवनली ट्रेजर्स होंगे वो सारे के सारे लू फैंग के हाथ में चले जाएंगे। एक दूसरा सपोनेंट कहता है मेरे ओपिनियन से तो हमें इसके बंदे के जितने भी अवतार है वो सारे के सारे एलिमिनेट कर देने चाहिए। हम ऐसा करते हैं तो उसके पास टाइम भी नहीं रहेगा कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइट करे। इसी तरीके से हम बाकी सारे लोगों को न्याय दिला सकते हैं। आखिरकार सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि इस तरीके की चोरी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। थंडर एशियन किंगडम के द्वारा भी लोगों को इक्वल अधिकार मिलना चाहिए इन ट्रेजर्स के साथ कम्पीट करने के लिए। दूसरे बाकी के जितने भी गॉड किंग थे वो भी यही चीज कह रहे थे कि लू फैंग को मार देना चाहिए, इससे पहले वो अपने आप को रिकॉग्नाइट करे। वही जो एंसेस्टर लीजा होते वो इन सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो साथ ही साथ अपने सारे के सारे सबऑर्डिनेट्स को भी ऑब्जर्व कर रहे थे। काफी अच्छी तरीके से जानते थे कि ये सारे के सारे हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करते हैं इसलिए ये लोग काफी ज्यादा गुस्सेल है। लेकिन तभी एक लड़की उठ के खड़ी होती है एंड कहती है मैं भी इस बंदे को मारने के लिए पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम इसे किस तरीके से मार सकते हैं? पूरी तरीके से लू है वो प्रीमोडियल पाथ ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन एंड मैटर को कल्टीवेट करता है। देखा जाए तो ये जो बंदा है इसके पास कुल मिला के काफी सारे काउंटलेस अवतार्स है एंड इस बंदे के काफी सारे जो अवतार्स है वो इवन कैपिटल ऑफ चू के अंदर भी है। अभी मुझे बताओ कि कैपिटल ऑफ चू के अंदर किसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि जो कैपिटल ऑफ चू के अंदर जाके इसके अवतार्स को मार सके। एंड वैसे भी कैपिटल ऑफ चू के अंदर उसके मास्टर रहता है तो अपने डिसाइपल के साथ ऐसा कैसे होने दे सकता है? एंड ये बंदा वैसे भी इस बंदे को अगर हम धोखे के साथ भी मारता है तो इस बंदे को मारना लगभग लोग पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है कि ये बंदा ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है कि इवन गॉड किंग रिलम के अंदर भी फर्स्ट लेवल के अंदर शायद ही कोई होगा जो इस बंदे को मार सके। एंड ऊपर से चू कैपिटल के अंदर काफी सारे फॉर्मेशन बनाए गए हैं इंसिस्टर के द्वारा उनके,
जिसके कारण हम थंडर एशियन किंगडम वाले वहाँ पे जाके कमजोर हो जाएंगे। वही ये जो पागल उल्लू के पट्टे मोनार्क्स होता है इनमें से एक कुट्टी के कहता है हम नहीं मार सकते तो क्या हुआ, एंसेस्टर तो मार सकता है ना। मतलब गाइस लिटरली अभी एक लू फैंग को मारने के लिए इनके एंसेस्टर को पर्सनली वहाँ पे जाने के लिए बोल रहे हैं लोग। इसी चीज से आप समझ सकते हो कि जो हुनियान ब्लड लाइन कल्टीवेट करने वाले लोग होते हैं इन लोगों का दिमाग या फिर इनकी जो बुद्धि होती है वो कितनी ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी होती है। वो जो लड़की होती है वो वापिस से उठ के खड़ी होती है। यही लड़की मेरे को थोड़ी सी समझदार लग रही है। ये उठ के कहती है यानी कि तुम सब लोग ये कहना चाहते हो कि हमारे एंसेस्टर को खुद पर्सनली वहाँ पे जाके अटैक करना है? क्या तुम पागल हो चुके हो? कैपिटल ऑफ चू के अंदर पर्सनली जाके अटैक करना ये एक वॉर होगा। साथ ही साथ अगर हमारे मोनार्क यानी कि हमारे एंसेस्टर अगर खुद जाके वहाँ पे अटैक करेंगे लू फैंग के ऊपर तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो अपने से कमजोरों को मार रहा है कि रेपुटेशन का क्या होगा एंड हमारी पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर थूथू हो जाएगी। इवन थॉट अगर हमारे एंसेस्टर खुद भी लू फैंग को मारने के लिए जाते हैं तो कैपिटल ऑफ चू के अंदर ऑलरेडी काफी सारे फॉर्मेशन ऐसे है जो कि उन्हें स्लो डाउन कर देंगे एंड साथ ही साथ जो चूयू मास्टर है वो भी इनके साथ फाइट करने आ जाएंगे। ऐसे में लू फैंग के ऑलरेडी काफी सारे अवतार्स है एंड उसे अगर एक सेकंड भी मिला तो वो तुरंत अपने आप को रिकॉग्निट कर लेगा। अगर एक बार इसने अपना रिकॉग्निशन कर लिया तो उसके बाद इसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से हिडन हो जाएगी। उसके टैलेंट के साथ उसे गॉड किंग लेवल का वॉरियर बनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब वापस से वो अपने बॉडी को रिट्रेन करके गॉड किंग लेवल का वॉरियर बनेगा तो शायद से वो आज से भी काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। उस टाइम वो शायद से हम सभी लोगों को सरप्राइज कर देगा। वैसे भी अभी तक जो लू फैंग कर रहा है वो गलत नहीं है। ये इन दो एशियन किंगडम्स के द्वारा ऑलरेडी बहुत पहले एक ट्रेडी साइन की गई थी कि इन बॉर्डर सिटीज के ऊपर यानी कि इन बॉर्डर एरियाज के ऊपर जितने भी ट्रेजर्स होंगे उनके लिए बस चौजरिलम ट्रांजेंट लेवल के वॉरियर्स या फिर चौजरिलम के वॉरियर्स ही फाइट करेंगे। जो लू फैंग था वो चौजरिलम ट्रांजेंट लेवल का वॉरियर था। लू फैंग पूरी तरीके से क्वालिफाई था कि वो इन बॉर्डर वाले जो नेचुरल ट्रेजर है इनके लिए कम्पीट करे एंड अभी तक लू फैंग ने कोई भी पाप नहीं किया था, ना कि उसने कोई गलत काम किया था। तो ये लोग लू फैंग को लीगली पनिश भी नहीं कर सकते थे एंड लू फैंग काफी ज्यादा पावरफुल है एंड चौजरिलम के अंदर पूरी तरीके से अनबीटेबल है। बस इस एक रीजन के कारण अगर हम लोग एक्शन लेंगे तो ये क्या हमारे थंडर किंगडम को काफी ज्यादा बेचारा नहीं दिखाएगा? इतने छोटे से मैटर के लिए एंसेस्टर के द्वारा बनाए हुए रूल्स को तोड़ना क्या ये वर्थ इट होगा? ये चीज सुनने के बाद जितने भी बाकी के सबऑर्डिनेट्स होता है वो उठ के खड़े हो जाता है एंड इस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है तो तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? अगर ये बंदा इसी तरीके से ट्रेजर्स को चोरी करता रहा तो अगले 100 से 200 अपॉक्स के अंदर ये सारे के सारे ट्रेजर्स को अकेला ही लेके जाएगा। लड़की कहती है इसका बस एक ही सोल्यूशन है, जस्ट जाके लू के साथ नेगोशिएट करके आओ। ये एक छोटा सा मैटर है जो कि नॉर्मल कन्वर्सेशन के द्वारा सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ये जो लेडी होती है वो इन सारे लोगों की तरफ देखती है एंड स्माइल करते हुए मनी मन कहती है सारे के सारे उल्लू के पट्टे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना मैं पागल लोगों के बीच में आके फंस गई हूँ। लड़की थी ये हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट नहीं करती थी एंड बिना हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट करी ये गॉड किंग लेवल के ऑलरेडी फर्स्ट रिलम के ऊपर थी, पूरी तरीके से फर्स्ट लेवल के ऊपर इनविंसिबल थी। इसे काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा टैलेंटेड भी मारा जाता था पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर। काफी सारे लोगों ने ये भी सोच लिया था कि मे बी ये जो लड़की है इसके अंदर काफी सारी होप्स है कि ये फ्यूचर के अंदर मोनार्क बने इस पूरी की पूरी थंडर एशियन किंगडम की। धीरे धीरे करके सारे के सारे जितने भी गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स होते हैं यहाँ पे वो सारे के सारे इस लड़की यानी कि जिनियन के साथ खड़ा होना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसका ये जो आइडिया था ये सभी लोगों को बेटर लग रहा था। जो मेन मोनार्क होता है यानी कि एंसेस्टर ली जाओ वो भी सेटिस्फेक्शन के अंदर अपनी मुंडी हिलाता है। जो एंसेस्टर थे वो काफी ज्यादा खुश थे इस लड़की से। वो इस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है यायन क्योंकि तुमने इस चीज का सोल्यूशन बताया तो ये मैटर मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ। वही इस चीज के लिए जो लड़की होती है वो एंसेस्टर की तरफ देखती है एंड सर झुकाते हुए उन्हें ग्रीट करती है एंड उन्हें थैंक्स कहती है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। वही हमें देखने के लिए मिलता है धीरे धीरे करके यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ इक्का दुक्का गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स रह गए थे जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें इस लड़की से काफी ज्यादा चिढ़ मचती थी। लड़की थी काफी ज्यादा टैलेंटेड थी एंड ये हमेशा क्लूजन के अंदर अपना कल्टिवेशन करती रहती थी एंड अपने प्रीमोडियल पाथ को फॉलो करती थी। शिफ्ट होता है एंड हम लोग को यांगपांग एशियन किंगडम देखने के लिए मिलता है। वही आउटसाइड ऑफ कैपिटल ऑफ चू एक फिगर यहाँ पे अपीयर होता है कि आसमान में खड़े होते हुए पूरी की पूरी कैपिटल ऑफ चू को देख रहा था। ये लड़की कैपिटल ऑफ चू की तरफ देखते हुए कहती है अच्छा तो जो सिटी लॉर्ड हुआंग फॉन्ग है उन्हें यहाँ पे इम्प्रिजम किया गया है। इस बंदे को लू फैंग ने इम्प्रिजम किया है। जब ये लड़की इस चू कैपिटल को देखती है तो काफी तो शॉक हो जाती है कि ये जो चू कैपिटल था ये अपने आप में एक ट्रेजर था जो कि यांगपांग एंसेस्टर ने रिफाइन किया था। लड़की सबसे पहले पूरी की पूरी सिटी का अंदाजा लगा रही थी। उसे फील हो रहा था एम्परर चू की एंडलेस इनविंसिबल पावर का। अगले सेकंड जो लड़की होती है अपनी जगह से पूरी तरीके से टेलीपोर्ट हो जाती है, डायरेक्टली लू फैंग की केव के बाहर आ जाती है। लू फैंग की केव के बाहर जो बड़ा सा दरवाजा था उसको नॉक करती है। इसी दरवाजा नॉक होता है। लू फैंग समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई आया है। लू फैंग तुरंत मोयू किंग को दरवाजा खोलने के लिए कहता है एंड लू फैंग दूर से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये लड़की और कोई नहीं ये गॉड किंग जियायन है। ये थंडर एशियन किंगडम की एक गॉड किंग लेवल की वॉरियर है। लड़की थी काफी था फेमस थी पूरी की पूरी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर क्योंकि फर्स्ट रिलम ऑफ गॉड किंग स्टेज के अंदर ये पूरी तरीके से इनविंसिबल थी। काफी ज्यादा कम ऐसे लोग थे जो कि गॉड किंग रिलम के सेकंड रिलम के स्टेज के ऊपर होकर भी इस बंदी को हरा सके। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो है ये कुछ लू फैंग की तरह ही है। इस तरीके से लू फैंग अभी बस चौथ रिलम के ऊपर है लेकिन उसके बाद भी उसे गॉड किंग रिलम के वॉरियर्स भी नहीं मार सकते। उसी तरीके से गॉड किंग रिलम के फर्स्ट लेवल के ऊपर है लेकिन उसके बाद
भी इसको गॉड किंग रिलम के सेकंड लेवल के लोग भी नहीं मार सकते। ज्यादातर गॉड किंग रिलम के अंदर फर्स्ट लेवल के अंदर जितने भी इनविंसिबल वॉरियर्स है उनकी संख्या बस 20 ही है एंड उन 20 के अंदर से भी बस 5 ही लोग हैं जो कि प्योर सोर्स ब्लड लाइन को फॉलो करते हैं। उन 5 में से एक ये लड़की थी। इससे आप इस लड़की के टैलेंट का अंदाजा लगा सकते हो। वैसे भी थंडर एशियन किंगडम के अंदर जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स है वो सारे के सारे उस ब्लड लाइन को फॉलो करते हैं, यानी कि हुनयान ब्लड लाइन को। भाई लू फेंग इस बंदी को काफी अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए लू फेंग इस बंदी की इंपॉर्टेंस को भी काफी अच्छी तरीके से जानता था। लू फेंग पर्सनली अपने इस गेस्ट को अटेंड करने के लिए जाता है। लू फेंग इस लड़की को अपने एक हॉल के अंदर लेके जाता है एंड वहां पे जाके इसे वाइन सर्व करते हुए कहता है, गॉड किंग जियायन, मेरे घर के दरवाजों के ऊपर क्या जरूरत पड़ गई कि आपको मेरे जैसे एक तुच्छ रिलम बींग के पास आना पड़ा। ये जो लड़की होती है ये लू फेंग की तरफ देखती हुई कहती है, रिसेंटली ये जो 2 एशियन किंगडम्स के बॉर्डर्स है उसके ऊपर जितने भी ट्रेजर्स अपीयर हो रहा है सारे के सारे आपके द्वारा सीज कर लिए जा रहे हैं। अभी तक आप ऐसे 15 ट्रेजर्स को स्नीज कर चुके हो जो कि अभी तक अपीयर हुआ है, अभी तक एक भी ट्रेजर को नहीं छोड़ा। सेंट लुए, क्या आप इन सारे ट्रेजर्स को अकेले मोनोपोलाइज कर लेना चाहते हैं? लू फेंग इस लड़की की तरफ देखता है एंड कहता है, अच्छा तो क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये सब चीजें अलाउड नहीं है? लड़की होती है ये लू फेंग से कहती है, ऑफ कोर्स तुमने कोई गलत काम नहीं किया। भी उस जगह के ऊपर जितनी भी ट्रेजर निकलता है उनके ऊपर बस उन्हीं का अधिकार होता है जो ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन जैसे कि अभी सभी लोगों को पता है कि जो ग्रेट सेंट लू है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी 14 रिलम बीइंग को एग्जिट कर चुकी है। उनके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है कि वो आराम से इन पूरी की पूरी एरिया को मोनोपोलाइज कर सकता है, कि इस पूरी की पूरी एरिया के ऊपर अपना दबदबा बना सकता है। क्योंकि मेरा थंडर एशियन किंगडम बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अगर लू फेंग ऐसा करता है तो उनके वहाँ के काफी सारे सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि जो लोअर रिलम के लोग हैं, जैसे 14 रिलम के वॉरियर्स है, उनको देने के लिए कोई मिशन नहीं रह जाएंगे। एक तरीके से ये पूरे के पूरे बैलेंस को हिला देगा। बाद जो लड़की होती है लू फेंग को धमकी देती हुई कहती है, तुम्हें एक और चीज पता होनी चाहिए कि मेरे थंडर एशियन किंगडम के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो गुस्सा है वो काफी ज्यादा बेकार है। इवन तुम्हारे इस हरकत के कारण काफी सारे लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा भी आया था। अगर आप अपने इन एक्शंस को कंटिन्यू रखा इसी तरीके से तो मे भी हो सकता है कि आधे से ज्यादा जो रूलर्स है वो पूरी तरीके से पागल हो जाए। अगर तुम कैपिटल ऑफ चू के अंदर भी हो उसके बाद भी ये सारे के सारे जो गॉड किंग लेवल के लोग हैं इतने ज्यादा संख्या है कि कैपिटल ऑफ चू के अंदर आके तुम्हारे सारे के सारे अवतार्स को खत्म कर देंगे। शायद ही तुम इतने लकी हो पाओगे कि तुम रिकॉग्निट कर पाओगे अपने आप को। लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है, गॉड किंग जियाइन, मेरे काफी सारे अवतार्स है। इवन एम्परर चू पैलेस के अंदर भी ये जो चीज थी ये एम्परर चू ने खुद की थी। इवन अगर फ्यूचर के अंदर कोई काफी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन भी आ गई, लू फेंग के काफी सारे अवतार एम्परर चू पैलेस के अंदर ही रहेंगे कि खुद रखवाली एम्परर चू करेंगे। इस तरीके से लू फेंग को मारना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है। ये चीज सुनने के बाद जो गॉड किंग जियायन होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो लू फेंग की तरफ देखती है कहती है कि अगर एम्परर चू ने हमारे अवतार को एम्परर चू पैलेस के अंदर रखा हुआ है इसका मतलब वो काफी ज्यादा तुम्हें वैल्यू करते हैं। ये जो लड़की थी ये समझ चुकी थी कि लू फेंग को कोई भी धमकी नहीं दे सकती। फाइनली अब ये लू फेंग के सामने ऑफर रख देती है। मेरा बस थंडर एशियन किंगडम ये चाहता है कि जो लू है वो हमेशा हमेशा के लिए इस कंपटीशन के बाहर हो जाए। आप कभी भी फिर कभी इस कंपटीशन के अंदर compete ना करें। इसके लिए तुम अपनी कोई भी कंडीशन रख सकते हो। मैं उन ट्रेजर प्लेसेस के ऊपर जाना चाहता हूँ जो कि एम्परर युआन के द्वारा छोड़े गए। चीज सुनते इस लड़की के फेस के ऊपर पूरी तरीके से 12 बज जाता है। भाई जो लू फेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, हाँ तुम मुझे कोई भी ट्रेजर दे सकती हो, मैं ज्यादा पीकी नहीं हूँ। ये जो लड़की होती है लू फेंग की तरफ देखती है कहती है, तुम्हें अपनी कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा कि जितने भी रिसोर्सेस युआन के द्वारा छोड़े गए सारे के सारे बस रॉयल फैमिलीज के लिए है। लू फेंग कहता है, नहीं मेरी यही कंडीशन है एंड अगर तुम्हें नहीं मानना तो ठीक है, मैं अपनी फाइट को कंटिन्यू रखूंगा। जब जब बॉर्डर एरियाज के ऊपर जब जब कोई ट्रेजर आएगा मैं हमेशा उन्हें लूट लिया करूंगा। एंड ये सब चीजें जो है वो शायद से पता नहीं कितनी सेंचुरीज तक चलती रहेगी। जिस सुनने के बाद जो गॉड किंग जियायन होती है उसके फेस के ऊपर थोड़ा बहुत पसीना देखने के लिए मिलता है। ये गॉड किंग लेवल की वॉरियर है लेकिन उसके बाद भी लू फेंग ने इसको परेशान कर दिया। ये लड़की लू फेंग से कहती है, ठीक है मैं इस चीज का डिसीजन खुद नहीं ले सकती, मुझे इस चीज के लिए एम्परर को खुद पूछना पड़ेगा। ये दोनों के दोनों जो एशियन कंट्रीज है इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेज होता है वो युआन के द्वारा छोड़े हुए रिसोर्सेज ही होता है। एंड उसके बाद आते हैं इनके एंसेस्टर के द्वारा छोड़े हुए रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज होता है ये इतने ज्यादा रेयर होता है कि आप सोच ही सकते हो कि जो एलियन रेसेस है जो कि ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर की है वो भी युआन के द्वारा छोड़े हुए रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करना चाहती है। इस लड़की के जाने के बाद जो लू फेंग होता है वो एक लंबी सांस लेता है एंड मनी मन सोचता है कि उसके मास्टर के प्लान के हिसाब से उसके इस प्लान की सक्सेस जो है वो काफी ज्यादा हाई है। सीन शुरू होता है, हम लोगों को थंडर माउंटेन का सीन देखने के लिए मिलता है। वही जो लीज होता है उसे लू फेंग की कंडीशन के बारे में पता चलता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या वो लू फेंग, क्या वो पागल हो चुका है, क्या वो सही में ट्रेजर लैंड के ऊपर जाना चाहता है युआन के? लड़की अपनी मुंडी झुकाते हुए कहती है कि हाँ ये उसकी आखिरी कंडीशन है। उसने कहा है कि वो किसी भी साइड के ऊपर उसे भेज सकता है। अगर हम इसके इस कंडीशन के ऊपर नहीं मानते तो वो अपने इस चोरी को कंटिन्यू रखेगा, यानी कि वो अपनी इस मोनोपोली को बनाए रखेगा। जब जब बॉर्डर के ऊपर हेवन एंड अर्थ के ट्रेजर्स उगेंगे या फिर आएंगे वो तब तब उन सारे ट्रेजर्स को चुरा लिया करेगा। इस चीज को लेके ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि लू फेंग कोई पाप नहीं कर रहा। डेफिनेटली अगर इन बॉर्डर एरियाज के ऊपर ये सारे जो ट्रेजर रुकता है अगर इन लोगों की वैल्यू देखी जाए तो इनकी ज्यादा नहीं होती, ये काफी ज्यादा ऑर्डिनरी ट्रेजर होता है अगर युआन के ट्रेजर्स के सामने कंपेयर किया जाए। लेकिन अगर इन ट्रेजर्स की वैल्यू अगर आप लंबे टाइम के लिए कैलकुलेट करो, यानी कि क्योंकि लू फेंग बोल रहा है कि वो सेंचुरीज तक या फिर
एपॉक्स तक इन सारे ट्रेजर्स को चोरी करता रहे तो लू फेंग हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रेजर्स को अगर चोरी कर लेता है तो इनकी जो वैल्यू होती है वो सही में काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। लू फेंग ये प्लंडरिंग का काम लगभग 1000 एपॉक्स तक भी करता है, तो लगभग 1000 एपॉक्स के अंदर ही वो 500 मिलियन मेरिट पॉइंट्स का ट्रेजर इकट्ठा कर लेगा। सही में ऐसा कुछ हुआ तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ा लॉस है। लड़की कहती है अगर वो इस तरीके से इन सारे ट्रेजर्स को काफी ज्यादा लंबे टाइम तक चोरी करता रहेगा तो हमारे एशियन किंगडम के अंदर काफी ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी मिड टू लो टायर के ट्रेजर्स की। के बाद वो जो एंसेस्टर होता है वो बातों की गहराई को समझ जाता है एंड फिर कहता है चलो ठीक है, इसकी रिक्वेस्ट को एग्री कर लो, इसे कोटा दे दो जो सबसे ज्यादा लीस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर लैंड होगी उस जगह की। वही ये जो लड़की होती है ये कहती है कि ये जो ट्रेजर लैंड है इन्फिनाइट स्पेस नाम का, जगह का जो कोटा है वो सबसे ज्यादा कम है। इस जगह का जो कोटे का प्राइस है वो लगभग 50 मिलियन मेरिट पॉइंट्स का है। यानी कि गाइस ये जो ट्रेजर साइट्स होती है इन जगहों की इंफॉर्मेशन को भी एक्सचेंज करने के लिए इतने ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, यानी कि 50 मिलियन मेरिट पॉइंट की डेफिनेटली सबसे ज्यादा कम थी। के साथ जो लॉर्ड लिउ ज़ा होता है वो अपने हाथों को वेव करता है एंड उसके हाथों के अंदर हम लोग को एक सिल्वर टोकन देखने के लिए मिलता है क्योंकि इस बंदे ने अपने रॉयल ट्रेजरी से निकाला था। ये टोकन उस लड़की को दे देता है एंड कहता है जाओ और इस टोकन को लेके उस बंदी के पास जाओ, उसके साथ ये डील फाइनल कर लो। वही ये जो लड़की होती है वो नेक्स्ट मोमेंट के अंदर लू फेंग की केव के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलती है। ये लू फेंग की तरफ दिखती हुई कहती है कि हमारे जो लॉर्ड है उन्होंने तुम्हारी कंडीशन को मान लिया है, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इस कोटा को लेने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए इस कंपटीशन के बाहर हो जाओगे, तुम कभी भी हेवन और अर्थ के इस ट्रेजर लैंड के ऊपर अपना पाँव नहीं रखोगे। एक बार जैसे तुम इस प्रॉमिस को करते हो ये ग्रेट कैजुअल बॉन्ड के थ्रू बांध दिया जाएगा। अगर तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो इसकी कैजुअलिटीज काफी ज्यादा बुरी होगी, हमारे सारे के सारे अवतार एक ही सेकंड के अंदर मारे जाएंगे। तो फेंग हाँ के अंदर मुंडी लाता है कहता है मैं इन सब चीजों को समझता हूँ। फर्स्ट गेम का गॉड किंग लेवल का वॉरियर होता है जो कि ऑलरेडी पीक लेवल के ऊपर पहुंच चुका होता है, इनविंसिबल होता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके पास इतने सारे तरीके होते हैं अपनी जान को बचाने की कि इवन एक इनविंसिबल एम्पर भी नहीं कह सकता कि वो इस बंदे को पूरी तरीके से मार सके। लेकिन अगर उसने किसी कैजुअल बॉन्ड के थ्रू अपनी सोल को बांध के रखा होता है तो उसके बाद वो खुद चाह के भी इन सारी चीजों को तोड़ नहीं सकता। ये जो बॉन्ड्स होते हैं कैजुअल बॉन्ड्स ये सुप्रीम लॉज के थ्रू बंधे हुए रहते हैं, इन्हें वायलेंट करने का नतीजा काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। इसके बाद वो जो लड़की होती है वो लू फेंग को वो टोकन दे देती है एंड कहती है इन्फिनाइट स्पेस का टोकन है, ये एंट्री टोकन है युआन के एक ट्रेजर साइट के अंदर जाने का। टोकन को देख के लू फेंग की आंखों के अंदर हम लोग एक चमक देखने के लिए मिल सकती थी। डेफिनेटली ये लू फेंग की सबसे ज्यादा मोस्ट एसेंशियल अपॉर्चुनिटी थी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर आने के बाद कि युआन की एक ही टेक्निक लू फेंग के पास थी जो कि लियोन टेक्निक थी। उसके बाद उसे वापस से एक और चांस मिल रहा था किसी दूसरी टेक्निक को सीज करने का। जो लू फेंग होता है वो इस टोकन को टच करता है, इस टोकन को टच करते ही काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लू फेंग के मेमोरी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है। लू फेंग पूरी तरीके से इस टोकन के बारे में समझ जाता है। फाइनली इन लोगों का ये मैटर जो होता है खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो जो लड़की होती है वो लू फेंग से कहती है सिटी लॉर्ड हुआंग फॉन्ग है जो कि थंडर एशियन किंगडम से बिलोंग करता है, आपके द्वारा इम्प्रिजन करके रखा गया है। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी लाते हुए कहता है उस बंदे को छोड़ने के लिए जो मैंने रिडम्पशन प्राइस रखा था वो बस 300 बिलियन यूनिवर्स सैंड का था। अगर इसे मेरिट पॉइंट्स के अंदर गिना जाए तो लगभग कुछ 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स। लेकिन जो सिटी लॉर्ड हुआंग फॉन्ग है वो अभी तक इतना ज्यादा मेरिट पॉइंट्स नहीं इकट्ठा कर पाए। ये जो गॉड किंग जियायन होती है ये लू फेंग से कहती है क्या तुम उन्हें रिलीज कर सकते हो। लू फेंग कहता है नहीं, अभी भी 220 बिलियन यूनिवर्स सैंड बाकी है उस बंदे का मुझे देने के, अभी तक मुझे बस 80 मिलियन यूनिवर्स सैंड दिया है। किंग जियायन लू फेंग की तरफ दिखती है एंड कहती है मैं उसकी तरफ से पे करने के लिए तैयार हूँ। ये चीज सुनते ही जो लू फेंग होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है देन ऑफ कोर्स। लू फेंग कहता है मैं जल्दी सिटी लॉर्ड हुआंग फॉन्ग को रिलीज कर दूंगा। 3 सेकंड जो लू फेंग होता है वो अपनी चुटकी बजाता है एंड जो हुआंग फॉन्ग होता है वो लू फेंग के बाजू के अंदर अपीयर हो जाता है। ऐसी जो हुआंग फॉन्ग होता है वो गॉड किंग जियायन की तरफ देखता है, अपनी गर्दन झुका के सबसे पहले उन्हें भो करता है एंड उसके आंखों के अंदर काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देखने के लिए मिल सकती थी जियायन के लिए। वो उन्हें थैंक्स भी कहता है उसकी जान बचाने के लिए। ये जो लड़की होती है ये हुआंग फॉन्ग की तरफ देखती हुई कहती है कि मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए 220 बिलियन यूनिवर्स सैंड पे किया है, से तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे सर्व करोगे। तुम अपनी फ्रीडम तभी रिगेन कर पाओगे जब तुम मुझे पूरी तरीके से मेरे 220 बिलियन यूनिवर्स सैंड वापस करोगे। क्या ये एक्सेप्टेबल है। जो सिटी लॉर्ड हुआंग फॉन्ग होता है वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता एंड हाँ के अंदर अपनी मुंडी ला देता है। ये जो बंदा था ये काफी ज्यादा लंबे टाइम से यूनिवर्स सैंड को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, काफी ज्यादा हाथ पांव मारने के बाद भी ये कहीं से भी उन सारे यूनिवर्स सैंड का बंदोबस्त नहीं कर पाया। फाइनली अभी सामने से गॉड किंग जियायन खुद उसकी मदद करने के लिए आए तो वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे रिफ्यूज कर सकता है। इसके बाद ये जो लड़की होती है ये तुरंत लॉर्ड हुआंग फॉन्ग को उठाती है एंड सिटी को छोड़ के निकल जाती है। फॉन्ग बस जाते जाते लू फेंग की तरफ देख रहा था, वो गुस्से में देख रहा था कि दया के मारे देख रहा था, उसके मन के भाव उसी को पता, लेकिन लू फेंग बस उसकी तरफ देख के स्माइल कर देता है। एक बार ये लू फेंग के चंगुल से छूट चुका है, अब ये लू फेंग से कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता। ये जो हुआंग फॉन्ग था ये काफी ज्यादा पगलेट किस्म का इंसान था, नहीं समझ चुका था कि लू फेंग से पंगा लेने का क्या अंजाम हो सकता है। अभी वो लू फेंग से जितना ज्यादा दूर हो सके उतना ही ज्यादा दूर रहना चाहता था। भाई लू फेंग को जैसे इन्फिनाइट स्पेस का टोकन मिला था जो कि एक ट्रेजर साइट है जो कि युआन के द्वारा छोड़ी गई है, इसके बारे में तुरंत जो लू फेंग होता है वो तुरंत अपने मास्टर से पूछने चले जाता है। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले लू फेंग सबसे पहले अपने मास्टर की एडवाइस लेता है। जो लू फेंग होता है वो अपने मास्टर से कहता है कि जो थंडर एशियन किंगडम है वो मेरे इस कंडीशन के ऊपर मान गए, उन्होंने मेरे को ये स्पेस टोकन दिया है, इन्फिनाइट स्पेस का है। जो एम्परर चू होता है वो जैसे ही सिल्वर टोकन को देखता है वो अपने मुंडी को हिलाते हुए कहता है तो पहले से पता था
कि थंडर एशियन किंगडम अगर तुम्हें कोई कोटा देता भी है तो वो लोअर वैल्यू का ही देंगे, लेकिन इन लोगों ने ये जो चीज तुम्हें दी है ये सही में काफी ज्यादा लो है। लू फेंग को पता चलता है ये काफी ज्यादा लो है। लू फेंग की थोड़े से एक्सप्रेशन चेंज होता है। मास्टर चू लू फेंग से कहता है कि जितने भी ट्रेजर्स गॉड युआन के द्वारा छोड़े गए हुए हैं वो सारे के सारे ट्रेजर्स काफी ज्यादा अलग लेवल के होते हैं। उनके द्वारा छोड़े हुए काफी सारे ऑर्डिनरी ट्रेजर्स भी है, तो मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा जो कि मेरे पास इस ट्रेजर की है, जो कि मैं यांग फेंग एशियन किंगडम से कलेक्ट कर पाया हूँ। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो ट्रेजर है इसकी वैल्यू बस ऑर्डिनरी है। अगली सेकंड के अंदर जो लू फेंग होता है उसे कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस इंटेलिजेंस की। काफी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा डिटेल थी, इतनी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन इवन उस टोकन के अंदर भी नहीं थी। इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जो लू फेंग होता है वो कहता है मुझे लगता है स्टिल ये जो चीज है ये फिर भी अच्छी है। देखा जाए तो एट द एंड ये गॉड युआन के द्वारा छोड़ी गई थी। इन्फिनाइट स्पेस ये बड़ी ऑर्डिनरी हो, लेकिन स्टिल लू फेंग अभी भी 14 रिलम के अंदर ही है। ज्यादातर इन ट्रेजर्स के लिए गॉड किंग लेवल के वॉरियर्स कंप्लीट करता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लू फेंग के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। भाई इसी के बाद एम्परर चू कहता है फिर भी तुम्हें इस बार केयरफुल रहना पड़ेगा। ये एम्परर युआन के द्वारा ये जो छोटे हुए ट्रेजर्स होते हैं इनके अंदर काफी सारे अनडिजॉल्व सीक्रेट्स होते हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। हमें कभी भी इन सीक्रेट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। उसी रात हम लोग को लू फेंग अपने स्टार टावर के अंदर देखने के लिए मिल सकता था। उसके हाथों के अंदर वही सिल्वर टोकन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। जो लू फेंग था वो बड़बड़ाते हुए कहता है मैंने जितने भी इन्फॉर्मेशन इस ट्रेजर टोकन के बारे में पढ़ी इसके थ्रू मुझे पता चला साइट के अंदर जाने के लिए मुझे अपनी कॉन्शियसनेस को इस ट्रेजर टोकन के अंदर डालना पड़ेगा। इस ट्रेजर टोकन के गाइडेंस की मदद से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जो लू फेंग होता है वो क्रॉस लेग करके बैठ जाता है एंड इस सिल्वर टोकन को एक्टिवेट कर देता है। एंड इसी के साथ जो लू फेंग की हल्की सी कॉन्शियसनेस होती है वो इस सिल्वर टोकन के अंदर चली जाती है। जो सिल्वर टोकन होता है ये भी यूज करती पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जो युआन के द्वारा छोड़े हुए ट्रेजर होता है इनके लिए बस एक ही बंदा कम्पीट कर सकता है, यानी कि एक टोकन के लिए एक ही बंदा। जैसे एक बार कोई पर्सन उस टोकन को यूज कर लेता है वो गायब हो जाता है एंड वो फिर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के किसी कोने के अंदर रैंडमली वापस से रिलोकेट हो जाता है। किसी एक टेक्निक को कोई भी पर्सन एक ही बार कॉम्प्रहेंड कर सकता है कि अगर इस स्पेस टोकन के अंदर लू फेंग को कोई टेक्निक मिलती है तो इसकी लगभग लगभग ना के बराबर प्रोबेबिलिटी होगी कि वो टेक्निक इस पूरी के पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी और के पास होगी। इसी के साथ हम लोग को लू फेंग की बॉडी देखने के लिए मिलती है एक न्यू वर्ल्ड के अंदर। लू फेंग यहाँ पे अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करता है तो वो देखता है उसकी जो बॉडी है वो चेंज हो चुकी है। उस वक्त जो लू फेंग है उसके पास बस एक किंग लेवल की बॉडी है। लू फेंग के पास पहले जितने भी एबिलिटीज थी फॉर्मलेस होने की, इनविंसिबल होने की, या फिर जो भी परफेक्ट डिवाइन बॉडी की एबिलिटीज होती वो सारी की सारी जा चुकी थी। क्लोन क्रिएट करने वाली एबिलिटी भी ऑलरेडी जा चुकी थी, बस एक ऑर्डिनरी सी बॉडी थी। वही इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो अपनी इस बॉडी के साथ आगे बढ़ता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, इसके अंदर से जो लू फेंग था वो वास्ट ऑपरेशन लॉस को फील कर सकता था। इन्फॉर्मेशन लू फेंग को यांग फेंग एशियन किंगडम की तरफ से मिली थी, उसके थ्रू लू फेंग को पता चलता है कि जो सोर्स डाओ लैंड है इसके अंदर कुल मिला के 19 तरह के सोर्स डाओ को सील किया गया। इसी के साथ 9 टाइप के सोर्स डाओ भी है जो कि डायरेक्टली सुप्रीम रूल्स को गवर्न करते हैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के। इन सुप्रीम रूल्स के अंदर हम लोगों को थंडर सोर्स डाओ और फ्लेम सोर्स डाओ देखने के लिए नहीं मिल सकता था। उसके बाद भी जो बहुत एशियन कंट्रीज थे उनके पास थंडर सोर्स डाओ को कॉम्प्रहेंड करने के मेथड्स थे अपने खुद के। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो 19 सोर्स डाओ थे 9 टाइप के ऐसे सुप्रीम लॉज थे जिन्हें ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर जनरेशन टू जनरेशन पास किया गया था। ये सारे के सारे यहाँ पे सील्ड थे। लू फेंग के दिमाग में तुरंत कुछ आता है एंड जो लू फेंग होता है वो डिस्ट्रक्शन सोर्स डाओ को ओपन करने की कोशिश करता है। उसके आसपास जो वर्ल्ड होता है उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। इस चीज के बाद लू फेंग समझ जाता है जैसे कि इस चीज के इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा गया है कि जो लू फेंग है जस्ट ऐसी किसी भी लॉस को ट्रिगर नहीं कर सकता। लू फेंग साथ ही साथ इस चीज को सोच के काफी ज्यादा शॉक था। जो युआन है वो सही में कितना ही ज्यादा पावरफुल हो, जैसे 19 टाइप की सोर्स डाओ को इतनी ज्यादा छोटी सी दुनिया के अंदर कैप्चर करके रखा है, सील करके रखा है। उसकी स्ट्रेंथ सही में बियॉन्ड इमेजिनेशन होगी। जो लू फेंग होता है वो हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। वो एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाता है एंड आसपास की जगहों को ध्यान से देखने लग जाता है। लू फेंग के पास एक मैप था, इस मैप की मदद से सबसे पहले अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर रहा था। गाइस इस तरीके की जो जगह होती है यहाँ पे जो कोई भी इंसान आता है वो एक नॉर्मल फिजिकल बॉडी के साथ आता है, उसके पास कोई भी मिस्टीरियस पावर नहीं होती, ना कि मिस्टीरियस डाओ होता है। यहाँ पे जो भी आता है उसे सबसे पहले अपनी नॉर्मल बॉडी की मदद से एंड अपनी विल पावर की मदद से ही फाइट करनी पड़ती है। एंड इसीलिए ऐसे ट्रेजर लैंड्स के ऊपर एंटर करने वाले जितने भी ज्यादातर लोग होते हैं वो मेनली किंग्स ही होते हैं। अभी तक कम चौजलम के लोग होते हैं जो कि ऐसे ट्रेजर लैंड्स के ऊपर आते हैं। अगर देखा जाए तो जनरली वो एलाइट्स होते हैं रॉयल फैमिलीज के। अगर एलाइट्स की बात की जाए तो ऐसे 5 ही एलाइट्स है एंड इन 5 एलाइट्स के लिए भी इन स्लॉट्स को खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कौन सा ही गॉड किंग इतना ज्यादा अमीर होगा जो 50 मिलियन मेरिट पॉइंट्स देके अपने किसी एलाइट के लिए इस तरीके के स्लॉट्स को खरीदेगा। जो लू फेंग होता है वो कहता है वो इस जगह पे आया है तो ये भी इसके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। एज लॉन्ग एज लू फेंग उन 19 सील्ड सोर्स डाओ के अलावा कोई और नए पाथ को ओपन करता है, उसकी मदद से भी जो लू फेंग होता है वो सील्ड स्पेस को ओपन कर सकता था इनफिनाइट स्पेस के। जो इनफिनाइट स्पेस था ये कुल मिला के 3 चीजों का एग्जाम लेता था आपके। इसके अंदर कुल मिला के 3 टाइप के टेस्ट होते थे। फर्स्ट टेस्ट के अंदर आपका विल पावर टेस्ट होता था। सेकंड आपकी एबिलिटी की किस तरीके से आप नए रास्ते खोज सकते हो। थर्ड आप इंडिपेंडेंटली अपनी एबिलिटी के दम पे अपने दम के बल पे किस तरीके के इनफिनाइट स्पेस के क्रीचर्स को मार पाते हो। आप इन 3 एरियाज के अंदर से किसी भी एरिया को पास करते
करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे एंड इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की मदद से आप काफ़ी सारी व्यूरियस रिसोर्सेज एंड कल्टीवेशन रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकते हो इनफिनाइट स्पेस से, इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस, वेपन्स एंड सीक्रेट ट्रेजर्स। के लिए स्टिल ये जो लैंड था ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। स्टिल जितनी ज़्यादा यहाँ पे लोगों की पावर होगी उतनी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि जो लू फैंग है वो चॉर्ज रिलम के ऊपर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके रिसोर्सेज मिलेंगे वो उसकी पावर और उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई गॉड किंग लेवल का वॉरियर आता है तो उसके लिए यहाँ पे जो रिसोर्सेज होंगे वो इतनी ज्यादा महंगे एक्सचेंज होंगे। रिवॉर्डिंग पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करना इस इनफिनाइट स्पेस के अंदर लिटरली काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। फैंग मनी में सोचता है कि उसके पास इस पर गॉड किंग लेवल की विल पावर है एंड इस विल पावर के साथ शायद से वो एक ऑर्डिनरी कंपीटेटर की तरह इस जगह के ऊपर कम्पीट कर पाएगा। और अब उसको अपनी विल पावर को भी आगे बढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। भले जो लू फैंग है उसके करंट कल्टीवेशन के हिसाब से वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा तो जो उसकी विल पावर है वो और भी ज्यादा लैक्स हो जाएगी, यानी कि आलसी हो जाएगी एंड वो आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। नए पाथ्स ओपन करने के लिए लू फैंग के पास कुछ आइडियाज थे। सबसे पहले अपने लाइफ एंड डेड डाओ के बारे में सोचता है। फैंग ने पहले ही सोच लिया था कि वो लाइफ एंड डेड डाओ को पहले कॉम्प्रहेंड करेगा एंड इन लाइफ एंड डेड डाओ को दोनों को मर्ज करके अपना कॉम्प्रहेंशन बनाएगा। इस तरीके से वो अपना एक इंडिपेंडेंट पाथ बना सकता है। एंड जो तीसरा तरीका लू फैंग के पास था वो था कि वो इंडिपेंडेंटली जाके लोकल क्रीचर्स को जाके मारे एंड ये सबसे ज्यादा इजी मेथड था। जहाँ पे भी ये जो लोकल क्रीचर्स मिलते हैं इनके मिलने वाला एरिया को सारे के सारे मेजर फोर्सेस के द्वारा पहले ऑक्युपाई करके रख लिया गया है। जिस जो लू फैंग होता है वो आसमान के अंदर जिस जगह पे था उस जगह से टेलीपोर्ट कर लेता है। यांग फे एंशिएंट किंगडम की तरफ से जो उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी उसके मैप के अकॉर्डिंग उस टेरिटरी की तरफ जाने लग जाता है जो कि यांग फे एंशिएंट किंगडम के द्वारा ऑक्युपाई की गई है। फैंग आसमान के अंदर उड़ ही रहा था, उसे काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, तभी अचानक से एक काफी ज्यादा पावरफुल विल पावर आके लू फैंग से टकरा जाती है। लू फैंग को पता भी नहीं चलता। फैंग तुरंत अपनी लियोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है अपनी विल पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस वक्त लू फैंग की विल पावर टेक्निक लियोन उसके साथ नहीं होती तो लू फैंग काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस सकता था, डायरेक्टली यहाँ पे मर भी सकता था। लू फैंग इस विल पावर को देखते ही समझ जाता है कि जो विल पावर है ये अल्टीमेट रिलम ऑफ किंग लेवल की विल पावर है। वो जो सामने वाली विल पावर होती है वो भी लू फैंग के थ्रू काफी ज्यादा पावरफुल विल पावर प्रेशर फील करती है। वो लू फैंग से पूछती है क्या क्या तुम लो है हो, क्या तुम यांग फे एशियन कंट्री से बिलोंग करते हो। फैंग सामने वाले विल पावर की तरफ देखते हुए कहता है हाँ तुम कौन हो। तभी वो जो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है मैं फायर गॉड, मैं टू रिलम पैलेस से हूँ। ये जो एरिया है जिसके अंदर अभी तुम खड़े हो ये टेरिटरी मेरी है, जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। लू फैंग कुछ भी नहीं कहता एंड तुरंत इस जगह से निकल जाता है। जैसे लू फैंग थोड़ा सा आगे आता है उसे वापस से एक विल पावर आके टकराती है। लू फैंग वापस से अपनी लियोन टेक्निक की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है एंड वो जो विल पावर होती है वो लू फैंग को वापस से वहां से भगा देती है, ये कहते हुए कि ये जो टेरिटरी है ये थंडर एशियन किंगडम की है। इसी तरीके से लू फैंग के सामने 10,000 लॉस्ट टावर्स की टेरिटरी भी आती है एंड उसकी विल पावर भी लू फैंग को भगा देती है। इनफैक्ट लू फैंग के पास काफी सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन थी एंड मैप था यांग फे एशियन कंट्री के टेरिटरी का, लेकिन उसके बाद भी लू फैंग के रास्ते में ये सारी की सारी एशियन कंट्रीज की टेरिटरीज लगती है। कुल मिला के लू फैंग ऐसे 6 बार अलग अलग विल पावर से टकराता है। इन सारी की सारी टेरिटरीज के अंदर जितनी भी विल पावर्स लू फैंग को मिली थी वो सारी की सारी अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल की थी। लू फैंग समझ चुका था इस वास्ट स्पेस के अंदर जो एरियाज है वो सारी के सारी पावरफुल एग्जिस्टेंस के द्वारा बांट लिए गए हैं एंड फाइनली जो लू फैंग होता है वो काफी लंबे टाइम के बाद यांग फे एशियन कंट्री के टेरिटरी के अंदर आ जाता है। ऐसे वो यहाँ पे आता है उसकी पूरी रूह कांप जाती है क्योंकि इस बार जो उसको विल पावर मिली थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो इवन अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल को भी सरपास कर चुकी थी। लू फैंग के पास अगर उसकी लियोन टेक्निक नहीं होती तो इस वक्त तक जो लू फैंग होता उसकी विल पावर पूरी तरीके से इरोड हो चुकी होती। इस विल पावर को देखते ही जो लू फैंग होता है उसे उस कैलेमिटी बीस्ट की याद आ जाती है। इसके बारे में पढ़ के लू फैंग ने अपनी विल पावर को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया था। ये जो विल होती है ये भी लू फैंग को डिस्कवर कर लेती है, यानी कि ये लू फैंग की आइडेंटिटी को पहचान लेती है। वो लू फैंग से कहती है लू यो है ना चौज रिलम की बीइंग, तुम सही में इस जगह पे आ पाए। ऐसा लगता है कि तुमने कैलेमिटी बीच डायग्राम को पहले स्टडी किया हुआ है। अरे अंदर मुझे उस चीज का थोड़ा बहुत एसेंस देखने के लिए मिल सकता है। जो लू फैंग होता है वो काफी रिस्पेक्टफुली अपनी मुंडी को बो करते हुए कहता है हाँ सर मैंने इस चीज को प्रैक्टिस किया है। वही वो जो सामने वाला फिगर होता है वो कहता है उस कैलेमिटी बीच डायग्राम को मैंने इम्प्रिंट किया था, यानी कि मैंने ही बनाया था। ये जो बंदा होता है इस बंदे का नाम होता है एम्परर मिंग। जैसे लू फैंग इस बंदे का नाम सुनता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि यांग फे एशियन कंट्री के अंदर ये जो एम्परर मिंग है इसकी काफी ज्यादा बात की जाती है क्योंकि इकलौता यही एम्परर है क्योंकि काफी ज्यादा हम्बल माना जाता है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन कहा जाता है कि ये फ्यूचर के अंदर में भी एंसेस्टर की जगह ले सकता है। ये जो बंदा था इसी तरह पावरफुल एंड टैलेंटेड इसलिए माना जाता है कि क्योंकि ये जो बंदा था इसने आपको मार के वापस से रिकॉग्निट किया था एंड वापस से रिकॉग्निट करने के बाद भी ये काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। इस बंदे को एक लेजेंडरी पर्सन कहा जाता है पूरे के पूरे यांग फे एशियन किंगडम के अंदर। कहा जाता है कि जो बंदा है ये छोटे से यूनिवर्स के अंदर पैदा हुआ था एंड उस छोटे से यूनिवर्स से ये इतना ज्यादा बड़ा बना एंड ये रॉयल फैमिलीज के अंदर आके फाइनली इतना ज्यादा पावरफुल बन पाया है। एक एम्परर बनने का सफर ये लिटरली काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। ये सबसे ज्यादा हम्बल एंड सबसे ज्यादा अच्छा बंदा
बना जाता है। ये जो विल पावर होती है ये लू फेंग से कहती है कि तुम एम्परर चू के डिसाइबल हो एंड तुम यांग फे एंशिएंट कंट्री के गेस्ट हो, मैं तुम्हें अपनी टेरिटरी का एक छोटा सा हिस्सा काट के दे सकता हूँ, क्योंकि यांग फे एंशिएंट किंगडम के कोटे के अंदर आता है। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा टेरिटरी चाहिए तो तुम्हें उसके लिए खुद लड़ना पड़ेगा। फेंग कुछ भी नहीं कहता, थैंक्स कह देता है एंड जो भी टेरिटरी उसे मिल रही होती है वो उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता है। हर एक टोकन के थ्रू बस एक ही बंदे को एंट्री मिलती है इस एशियन लैंड के अंदर। लू फेंग अपने इनिशियल फेज के अंदर काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखना चाहता था, यहाँ पे किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं करना चाहता था। वो इस जगह के ऊपर सबसे पहले अपने विल पावर को काफी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था, उसी के बाद वो आगे जाके कोई कदम उठाना चाहता था। वो जो विल होती है वो लू फेंग को एक छोटा सा टोकन दे देती है एंड साथ ही साथ वो लू फेंग को एक छोटा सा मैप का टुकड़ा दे देती है। ये वो जगह थी जो कि इस विल ने लू फेंग को दी थी कल्टीवेट करने के लिए। लू फेंग के यहाँ से जाने के बाद जो एम्परर मिंग होता है वो लू फेंग को देखते रहता है एंड ये मनी मन स्माइल करते हुए कहता है ये लो है, ये सही में काफी ज्यादा टैलेंटेड है। एम्परर मिंग को इस वक्त लू फेंग को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। आफ्टर ऑल वो यहाँ पे ज्यादातर रॉयल फैमिली के लोगों को ही देखते थे, लेकिन लू फेंग जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन है, यांग फे एशियन कंट्री के रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो बंदा है ये ओरिजिन कॉन्टिनेंट से आया, काफी ज्यादा वीक पैदा हुआ था एंड अपने इतने ज्यादा वीक पैदा होने से ये इतना ज्यादा पावरफुल बना एंड बस चौधरीलम के अंदर होने के बाद भी वो इस जगह पे आ पाया। ये सही में किसी चौधरीलम के वॉरियर के लिए काफी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। नॉन रॉयल चौधरीलम के बीइंग को यहाँ पे देखना ये काफी ज्यादा रेयर है एंड लू फेंग को देख के वो पहचान जाता है कि ये जो बंदा है ये लिटरली ये मेरे से भी ज्यादा हम्बल है, इसने जो भी अपने लाइफ के अंदर सहा है वो शायद से मेरे से भी ज्यादा है। एम्परर मिंग की जो विल थी वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से इस ट्रेजर लैंड के अंदर कल्टीवेट कर रही थी। इसी तरीके से एम्परर मिंग के विल के काफी सारे अलग अलग हिस्से थे जो कि अलग अलग एशियन ट्रेजर लैंड्स के अंदर अपना कल्टीवेशन कर रहे थे। यही रीजन था कि जो एम्परर मिंग थे वो इतना ज्यादा कम टाइम के अंदर इतने ज्यादा पावरफुल बन पाए थे। यही पे फाइनली ये चैप्टर खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।